बता दें आपको, काशी में खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन। पीएम मोदी ने खिलाड़ियों के बीच जाकर देखी स्पर्धा, खिलाड़ियों से मिले और बातचीत भी इस दौरान उन्होंने की। तस्वीरें उसी से जुड़ी हुई आपके सामने हैं। तो तस्वीरें आप देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद हैं। काशी में सांसद खेलकूद प्रतियोगिता की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां खिलाड़ियों के बीच प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे। साथ ही राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहां मौजूद रहे और इन खिलाड़ियों से प्रधानमंत्री मोदी ने बातचीत भी की। तो काशी दौरे का आज दूसरा दिन। प्रधानमंत्री मोदी का 19,000 करोड़ से ज्यादा की सौगात काशी को देने वाले हैं अपने इस दौरे में प्रधानमंत्री मोदी। और ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं खेलकूद प्रतियोगिता में किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने हौसला अफजाई भी की और प्रतियोगिता देखने पहुंचे। और पीएम मोदी ने आज वाराणसी में सर्ववेद मंदिर का लोकार्पण भी किया। इस मंदिर में दीवारों पर 4000 दोहे उकेरे गए हैं, तो वेद पुराणों के 138 प्रसंगों का चित्रण और मंदिर को और भी दिव्य बनाता है। 20 साल के कड़े परिश्रम के बाद वाराणसी में तैयार हुए स्वर्वेद मंदिर का आज पीएम मोदी ने लोकार्पण किया। इस मौके पर मंदिर की कलाकृति को पीएम मोदी बारीकी से देखते नजर आए। पीएम ने दुनिया के जिस सबसे बड़े योग सेंटर का उद्घाटन किया, उसमें किसी देवी देवता की प्रतिमा नहीं है। मंदिर में पूजा की जगह ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए योग साधना की जाएगी। स्वर्वेद मंदिर 20 सालों में बनकर तैयार हुआ। ये 1000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया। इसके अंदर 20,000 लोगों के योग की जगह है। ये सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर है। इसमें बिना कमरों की 7 मंजिल हैं। दीवारों पर अद्भुत नक्काशी है। दीवारों पर 4000 दोहे लिखे हैं। वेद पुराणों के 138 प्रसंगों का चित्रण है। ये मंदिर वाराणसी के चौबेपुर के उमराहा में स्थित है, जो 64,000 वर्ग फीट तक फैला हुआ है। स्वर्वेद मंदिर में भारतीय विरासत की झलक दर्शाती जटिल नक्काशीदार बलुआ पत्थर की संरचनाएं जो यहाँ आने वाले लोगों को आकर्षित करती हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के वाराणसी दौरे का आज दूसरा दिन है। पहले दिन उन्होंने काशी तमिल संगमम का उद्घाटन किया और आज स्वर्वेद मंदिर का लोकार्पण किया। और मंदिर के लोकार्पण के बाद महायज्ञ में शामिल हुए लोगों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि महायज्ञ की हर एक आहुति से विकसित भारत का संकल्प और सशक्त होगा। इन 100 वर्षों की यात्रा में इस दिव्य ज्योति ने देश दुनिया के लाखों करोड़ों लोगों के जीवन को परिवर्तित किया है। इस पुण्य अवसर पर यहां 25,000 कुंडीय स्वर्वेद ज्ञान महायज्ञ का आयोजन भी हो रहा है। मुझे खुशी है, मुझे विश्वास है, इस महायज्ञ की हर एक आहुति से विकसित भारत का संकल्प और सशक्त होगा। और पीएम मोदी ने जिस मंदिर का लोकार्पण किया, उसका टीवी 9 संवाददाता विपिन चौबे ने जायजा लिया। देखिए रिपोर्ट। अपने काशी दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी के चौबेपुर स्थित स्वर्वेद महामंदिर धाम का आज उद्घाटन किया और इसके साथ ही इस मंदिर के दरवाजे आज से आम लोगों के लिए खोल दिए गए। हम आपको बता दें कि इस मंदिर का जो नाम है वो स्वर्वेद 2 शब्दों में रखा गया है। स्व और वेद से मिलकर बना है। स्व का मतलब होता है आत्मा, वहीं वेद का अर्थ ज्ञान है। आपको बता दें कि 2004 में इस मंदिर का शिलान्यास किया गया था और माना यह गया था कि 7 सालों में यह मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसको बनाने में 20 साल का वक्त लग गया। शुरुआती कीमत तो उसकी 35 करोड़ थी, लेकिन आज की तारीख में जब यह मंदिर बनकर तैयार हुआ है तो लगभग 500 करोड़ रुपए इसकी कीमत हो गई है। इस मंदिर की भव्यता देखिए। दुनिया का यह इकलौता ऐसा महामंदिर धाम है जो 7 मंजिला है और इन 7 मंजिलों में 7 फ्लोर से लेकिन एक भी कमरे नहीं है। ये दुनिया का सबसे बड़ा योग और मेडिटेशन सेंटर के रूप में भी। इधर वाराणसी को आज 19,000 करोड़ से ज्यादा की सौगात भी मिलने जा रही है। आप देखिए। कल गुजरात को एयरपोर्ट का नया टर्मिनल और डायमंड बोर्ड्स का तोहफा देने के बाद पीएम मोदी ने आज वाराणसी के लिए खजाना खोला है। पीएम मोदी ने वाराणसी के लिए 19,150 करोड़ रुपए की सौगात दी, जिसमें विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास शामिल है। वाराणसी में योजनाओं के शिलान्यास की बात करें तो
चित्रकूट में 4000 करोड़ का सोलर पार्क, मिर्जापुर में 1076 करोड़ का न्यू पेट्रोलियम ऑयल टर्मिनल, वाराणसी भदोही 4 लेन के चौड़ीकरण के लिए 1971 करोड़ रुपए और 13 पीडब्ल्यूडी सड़कों के चौड़ीकरण के लिए 85 करोड़ रुपए की योजना शामिल है। इसके अलावा वाराणसी में जल जीवन मिशन और BHU ट्रॉमा सेंटर का शिलान्यास भी शामिल है। मोदी के काशी दौरे में योजनाओं के लोकार्पण की लंबी फहरिस्त है। इसके तहत 166 करोड़ की लहरतारा फुलवरिया शिवपुर 4 लेन रोड योजना, 93 करोड़ की लहरतारा फुलवरिया शिवपुर 4 ROB और 20 ग्रामीण नगरीय सड़कों के चौड़ीकरण के लिए 39 करोड़ की योजना शामिल है। मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद का ASI सर्वे कब शुरू होगा? ईदगाह सर्वे की रूपरेखा क्या होगी? कितने दिन तक सर्वे चलेगा? सर्वे कमिश्नर कौन कौन होंगे? आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में बहुत कुछ तय हो जाएगा। कृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर आज बड़ा दिन है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज 2 बजे सुनवाई होगी। आज ईदगाह मस्जिद के विवादित परिसर के सर्वे के लिए कोर्ट कमिश्नर और टीम तय की जाएगी। इसके साथ ही विवादित परिसर का किस तरह से सर्वे होगा, इस पर हाईकोर्ट को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। श्री कृष्ण जन्मभूमि या ईदगाह सर्वे के बाद काफी हद तक तस्वीर साफ होगी। ऐसे में समझ लीजिए आज क्या होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान आज विवादित परिसर में सर्वे के तरीके पर फैसला होगा, यानी आज तय किया जाएगा कि सर्वे के तौर तरीके क्या होंगे। कोर्ट कमिश्नर का नाम भी आज तय होगा, तो सर्वे की टीम में कौन कौन होगा ये भी आज हाई कोर्ट में फाइनल होगा। अब सवाल उठता है कि आखिर मथुरा में विवादित परिसर में सर्वे से क्या होगा। इस सर्वे की रिपोर्ट आने के बाद श्री कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह विवाद के समाधान की ओर एक कदम होगा। इस सर्वे में मंदिर या मस्जिद होने के सबूत मिलेंगे। श्री कृष्ण जन्मभूमि के दावे का सच भी सामने आएगा, तो मस्जिद से जुड़े दावे का भी सच पता चलेगा। क्या वाकई में श्री कृष्ण जन्मभूमि पर मस्जिद का निर्माण किया गया है? 350 साल पुराने विवाद पर अब बहुत कुछ साफ होगा। मथुरा से पूरे विवाद पर देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। इस वक्त मैं उसी जगह पर मौजूद हूं जिसको लेकर तमाम जो विवाद है, हम आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि शाही ईदगाह जो मस्जिद है वो यहाँ पर है और इसी को लेकर जो निर्णय कोर्ट का आया कि इस पर कमेटी गठित की जाएगी और कमेटी गठित करने के बाद सर्वे होगा, उसको लेकर लोग यहाँ पर उत्साहित भी थे कोर्ट के निर्णय के बाद। लेकिन आज तमाम लोगों को इंतजार है कि कमेटी में कौन कौन लोग होंगे, दोनों पक्ष से लोग इसमें शामिल होंगे और इसी का इंतजार लोग कर रहे हैं। जब निर्णय ये आएगा, जब कमेटी गठित होगी, उसके बाद तमाम कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित होने हैं। लेकिन उससे पहले यहाँ पर सुरक्षा भी का भी इंतजाम रखा गया है। इससे आगे जाने की अनुमति किसी को नहीं है। ये वो जगह है जहाँ पर आप देख सकते हैं कि बैरिकेडिंग भी है। दोपहर के बाद यहाँ पर और ज़्यादा चहल पहल आपको देखने को मिलेगी। लेकिन फिलहाल लोग इसी बात का इंतजार कर रहे हैं कि कोर्ट किस तरीके से कमेटी को गठित करती है और कौन कौन से पक्ष के लोग रहते हैं, कौन कौन लोग उसमें शामिल होंगे। उसके बाद यहाँ पर लोगों की प्रतिक्रिया आनी शुरू हो जाएगी। जी, और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। भगवान केशव के नाम पर एंट्री पास जारी हुआ है। हाईकोर्ट से वादी के तौर पर एंट्री पास जारी किया गया है। मामले में वादी नंबर 6 है केशव देव और गेट नंबर 3 से हाईकोर्ट में प्रवेश करेंगे। केशव देव के प्रतिनिधि आशुतोष पांडे होंगे और इसके अलावा हाईकोर्ट के बाहर श्री कृष्ण सेना के सैकड़ों कार्यकर्ता इस वक्त मौजूद दिखाई दे रहे हैं। और भगवान के नाम पर पास की आखिर वजह क्या है, आपको बताते हैं। मथुरा ईदगाह विवाद में भगवान केशव देव भी वादी है और वादी होने की वजह से भगवान के नाम पर पास जारी किया गया है। भगवान की ओर से मुकदमा लड़ रहे नेक्स्ट फ्रेंड को पास दिया गया और भगवान की ओर से आशुतोष पांडे मुकदमा लड़ रहे हैं। तो यानी भगवान वादी है, भगवान कृष्ण वादी है और आशुतोष पांडे भगवान का पास लेकर कोर्ट में प्रवेश करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण सूचना इस वक्त सामने आ रही है। पंकज, ये बड़ा फैसला लिया गया है कि इसमें भगवान केशव वादी के तौर पर है और उनके पक्ष में जो दलीलें रखेंगे वो आशुतोष पांडे रखेंगे। पंकज, न्यायालय ने यदि हमें आदेश दिया है व्यक्तिगत रूप से आने के लिए, हम भगवान को वादी नंबर 6 के रूप में लाए, हमेशा लाएंगे। दिखाएंगे क्या खास है कि लेके आए भगवान को? भगवान आज वहाँ पर हमारी रिट जारी होना है कि कौन कौन सर्वे में जाएगा, तो भगवान का एफिडेविट जाएगा, तो इसलिए हम लोग लेके आए। तो ये भगवान कृष्ण ये
तरीके से अयोध्या में भी हुआ था रामलला विराजमान का, और वाराणसी में ज्ञानवापी के मसले में भी इसी तरीके से हुआ था कि विश्वेश्वर नाथ का, तो भगवान को खुद लेकर के आज पहली बार नहीं बना है ये पास, केशव देव हैं, और ये देखिए वहां पर मीडिया के लोग हैं, और भगवान को बाल रूप इस तरह से अयोध्या में आपने और पंकज लगातार बातचीत कर रहे थे जो वहां पर संत मौजूद थे, और उनकी तरफ से कहा गया भगवान को वादी बनाया गया है इस मामले में। पंकज झा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। पंकज के पास दोबारा चलेंगे, संपर्क पंकज से टूट गया है, लेकिन बड़ी बात यह कि वादी नंबर 6 भगवान केशव बनाए गए हैं, और उनके जगह जो दलीलें रखेंगे कोर्ट में वो उनके नेक्स्ट फ्रेंड रखेंगे, यानी उसका नाम होगा आशुतोष पांडे। वो उनके लिए मुकदमा लड़ेंगे, भगवान के लिए मुकदमा आशुतोष पांडे लड़ेंगे, और भगवान का पास लेकर कोर्ट में आशुतोष पांडे प्रवेश करेंगे। तो ये एक तरह से बहुत बड़ा फैसला है जो सामने आया है वादी पक्ष की तरफ से कि वादी नंबर 6 भगवान केशव को बनाया गया है। बिल्कुल, थोड़ी देर पहले हम सुन भी रहे थे कि किस तरीके से इस बात को विस्तार से बताने की कोशिश की जा रही है। पंकज हमारे साथ जुड़े हैं। पंकज, और क्या कहा जा रहा है भगवान के जो पक्षकार हैं भगवान केशव के जो पक्षकार हैं उनकी तरफ से? देखिए, भगवान केशव देव जी महाराज को अभी भी लेके कोर्ट के ठीक अंदर, ये सामने देखिए इलाहाबाद हाई कोर्ट है, और ये इस तरीके से वहाँ पर आप देखेंगे हाथ में लेकर के उनके जो वादी नंबर 6 जिन्हें कहा जाता है, भगवान कृष्ण को बाल रूप में ले जाकर, हर बार इनको अपीयरेंस में नहीं लाया जाता है, जब इन पर आज अहम दिन है। आप जानते हैं कि पिछली सुनवाई में जो फैसला हुआ था, एक अहम फैसला था कि किस तरीके से शाही ईदगाह मस्जिद और श्री कृष्ण जन्मभूमि का जो विवाद है कमिश्नर से फैसला हुआ था। और आज इसमें अहम दिन है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने दोनों पक्ष की तरफ से सेंट्रल वक्फ बोर्ड होगा, शाही ईदगाह मस्जिद के लोग होंगे, और साथ ही जो हिंदू पक्ष के हैं कि आखिर कोर्ट कमिश्नर होंगे, हिंदू पक्ष के हैं कि आखिर कोर्ट कमिश्नर होंगे तो कितने होंगे, उसकी समय सीमा क्या होगी। चूंकि मोडेलिटीज़ तो बहुत कुछ वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कर दिया गया है कि किस तरीके से सर्वे होगा, कोई साइंटिफिक सर्वे नहीं होगा जिसके लिए ऐसा एक संस्था है। तो आज अहम दिन है, और अब से थोड़ी देर पहले खुद भगवान कृष्ण जो केशव देव महाराज जो कहा जा रहा है उनको लेकर के कोर्ट के अंदर गए हैं। 2 बजे आज इस पर अहम सुनवाई होनी है। जी पंकज जानकारी दे रहे थे, बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे थे कि वादी नंबर 6 के तौर पर भगवान केशव देव को अंदर ले जाया गया है, और उनके जो पक्षकार हैं वो आशुतोष पांडे हैं जो कि अंदर दलीलें रखेंगे कोर्ट के अंदर। अब आज ये तय होना है कि जो कोर्ट आयुक्त होंगे वो कौन होंगे, और उसके बाद इस मामले को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उधर मथुरा वृंदावन में 1100 संतों ने श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति का संकल्प लिया। संतों ने कहा कि सर्वे से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तस्वीरें मथुरा के वृंदावन की है। वृंदावन में संत महंतों ने श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति के लिए हुंकार भरी। धर्म रक्षा संघ ने ललित कुंज में संकल्प सभा के जरिए श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति का संकल्प लिया। इस आयोजन में 1100 संतों ने एक सुर में कहा कि श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए हर तरह का त्याग और बलिदान देने के लिए तैयार हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हिंदू पक्ष में दिए गए आदेश की खुशी में संतों का भंडारा भी किया गया। 1100 संतों को निमंत्रित कर उनका भोजन प्रसाद कराया गया, और जो हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया है उसकी खुशी में आज का आयोजन रखा गया था। और आज सभी 1100 संतों ने संकल्प लिया है कि जब तक श्री कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त नहीं करा लेंगे तब तक वो चैन से नहीं बैठेंगे। इस सभा में भरोसा जताया गया कि कानूनी प्रक्रिया के तहत मथुरा में ईदगाह के स्थान पर भव्य मंदिर का निर्माण होगा। संतों ने भरोसा जताया कि ईदगाह के सर्वे के बाद श्री कृष्ण मंदिर होने के सबूत जरूर मिलेंगे। और इस बीच देखिए आप 19 दिसंबर को विपक्षी गठबंधन इंडिया अलायंस की चौथी बैठक दिल्ली में होगी, और इस बार बैठक का मुख्य एजेंडा 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में अलायंस के बीच सीट शेयरिंग फॉर्मूला को तय करने के साथ ही चुनाव के पहले एक वैकल्पिक एजेंडे को बनाकर उसे जनता के सामने ले जाने पर भी चर्चा होगी।
कल दिल्ली में होने वाली इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक में लोकसभा चुनाव की रणनीति तय होगी। सूत्रों के मुताबिक लोकसभा चुनाव में सभी दलों के जनाधार के आधार पर ही सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला तय होगा। तो इंडिया गठबंधन की इस बैठक में जनता से जुड़े मुद्दों का एक वैकल्पिक एजेंडा या कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी तय किया जाएगा। नई रणनीति के तहत इंडिया गठबंधन की इस मीटिंग में मोदी हटाओ नहीं, जनता के मुद्दों को प्राथमिकता दी जाएगी। एक जॉइंट अपोजिशन इंडिया अलायंस की बैठक बुलाई गई है। उसमें हर प्रकार के विषय पर चर्चा होगी। जनता का एजेंडा, जनता के नाम, जनता के साथ, यही हमारा लक्ष्य है। कल इंडिया गठबंधन की बैठक में सभी 28 दलों के अध्यक्षों के शामिल होने का दावा किया गया। वहीं आज केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि अगर किसी भी इंडिया गठबंधन के नेता में हिम्मत है तो पीएम मोदी के सामने वाराणसी से चुनाव लड़कर दिखाएं। अगर किसी में इंडिया गठबंधन में हिम्मत है तो एक व्यक्ति जाके नरेंद्र मोदी से बनारस लड़ ले। चुनाव में नीतीश कुमार हो या आरजेडी का कोई हो। इंडिया गठबंधन की कल दिल्ली में बैठक होनी है। पटना से लालू प्रसाद यादव दिल्ली पहुंच चुके हैं, लेकिन पटना एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का नाम सुनते ही लालू प्रसाद यादव भड़क गए। ये रिपोर्ट देखिए। लड़ना है, नरेंद्र मोदी करे कि हम फिर से आएंगे। अरे रोज यही बात तुम पूछते हो। नरेंद्र मोदी बोल रहा है, क्या है नरेंद्र मोदी? गारंटी दे रहे थे सर, गारंटी दे रहे थे। यही आएगा, जानते हैं आपको फलाना बोल रहा, ही हो जाए, फिर आएंगे तो आओ। उम्मीद है हम लोग बैठ के उसकी बैठक है, हम लोग जा रहे हैं और मिलकर लड़ेंगे और इनको हटाएंगे हम लोग। लालू प्रसाद यादव से जब नरेंद्र मोदी को लेकर सवाल किया गया तो वो मीडिया में भी भड़क गए। इस दौरान बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के चेहरे का हाव भाव काफी कुछ बयां कर रहा था। लड़ना है, नरेंद्र मोदी करे कि हम फिर से आएंगे। अरे रोज यही बात तुम पूछते हो। नरेंद्र मोदी बोल रहा है, क्या है नरेंद्र मोदी? गारंटी दे रहे थे सर, गारंटी दे रहे थे। यही आएगा, जानते हैं आपको फलाना बोल रहा, ही हो जाए, फिर आएंगे तो आओ। और आपने लालू यादव को सुना, किस तरीके से थोड़ी सी तल्खी उनके बयान में, उनके बात में नजर आई। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि लालू यादव, तेजस्वी यादव दिल्ली पहुंच गए हैं। जी हां, इंडिया के बैठक में दोनों लोग शामिल होंगे। लालू यादव और तेजस्वी यादव बिहार से रवाना हुए थे और अब दिल्ली पहुंच गए हैं और कल होने वाली बैठक में दोनों लोग शामिल होंगे। इंडिया गठबंधन के बैठक में हम सब लोग आए हैं जी, और इसको बहुत हम, इसका उज्जवल भविष्य है और इंडिया गठबंधन इस बार देश में सत्ता बनाएगा और हम लोग जीतेंगे और सब लोग मिलजुल करके हम लोग एकजुट हैं और एकताबद्ध होकर के हम लोग नरेंद्र मोदी के सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे। और इंडिया गठबंधन की कल होने वाली बैठक से पहले शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि बैठक में सीट शेयरिंग और 2024 में विकल्प देने को लेकर चर्चा होगी। शिवसेना की वरिष्ठ नेता प्रियंका चतुर्वेदी हमारे साथ हैं। मैम, कल इंडिया अलायंस की जो बैठक है, क्या उसका एजेंडा रहेगा? एजेंडा यही होगा कि आज देश के सामने एक विकल्प लाना है, जनता का विश्वास जीतना है, जनता के मुद्दों को उठाना है। जिस तरीके से प्रजातंत्र और संविधान का हनन हो रहा है उस पर चर्चा होगी। सीट शेयरिंग को लेकर होगी। हर ऐसा मुद्दा जहां पे हम एक मजबूत विकल्प बनकर निकलें और 2024 में भी सरकार बनाएं, वो मुद्दा हम देश के इंडिया समिट में हम बात करें। लेकिन बैठक के पहले अरविंद केजरीवाल पंजाब की एक रैली में बोलते हैं कि पंजाब की सभी सीटें आम आदमी पार्टी लड़ेगी और जीतेगी। पॉलिटिकल रैलीज में क्या बातें होती हैं और क्या उसमें होती है? पॉलिटिकल रैलीज में प्रधानमंत्री ने क्या क्या बोला है? उन्होंने राजीव गांधी जी से लेकर सोनिया गांधी जी तक को कोसा है। तो आप मुझसे कहेंगे पॉलिटिकल रैली में जो करते हैं और पार्लियामेंट के अंदर जो करते हैं, जमीन आसमान का अंतर है ना। खैर पार्लियामेंट में तो आते ही नहीं है, न्यूज़पेपर से बात करते हैं जहाँ पे कोई उनको क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर सकता है। मैं बस यही कहूँगी कि जो इंडिया समिट में चर्चा होगी उसी हिसाब से सीट शेयरिंग की बात आगे बढ़ेगी। और लोकसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश पर फोकस करना शुरू कर दिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज यूपी कांग्रेस के नेताओं के साथ अहम बैठक करने जा रहे हैं। दिल्ली में होने वाली इस बैठक में लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर बात की जाएगी। इस बैठक में यूपी कांग्रेस के नेताओं के साथ बैठकर राज्य में चुनाव जीतने की रणनीति बनाई जाएगी। बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी समेत केंद्रीय नेतृत्व के तमाम बड़े चेहरे देखने को मिलेंगे।
बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे करेंगे। इसके अलावा यूपी के लिए बनने वाली रणनीति में प्रियंका गांधी की राय भी महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि वो यूपी की प्रभारी हैं। अगर यूपी कांग्रेस की तरफ से शामिल होने वाले नेताओं की बात करें तो इसमें प्रदेश अध्यक्ष अजय राय समेत तमाम बड़े नेता होंगे। यूपी को लेकर हो रही कांग्रेस की ये बैठक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश में हैं। इसके अलावा कांग्रेस ने 2019 के लोकसभा चुनाव में इस राज्य में सबसे खराब प्रदर्शन किया था। यहां तक कि राहुल गांधी को अपने गढ़ अमेठी से भी हार का सामना करना पड़ा। इस बैठक में समाजवादी पार्टी के साथ किस तरह से गठबंधन करना है, इस बात को लेकर भी चर्चा होगी। इधर देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी यानी कि कांग्रेस की स्थापना को 28 दिसंबर को 138 साल पूरे होने जा रहे हैं। स्थापना दिवस से पहले कांग्रेस की तरफ से आज एक अभियान की शुरुआत की गई। ये कैंपेन बता रहा है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी पैसों की तंगी से जूझ रही है और इसी परेशानी को दूर करने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज से डोनेट फॉर देश नाम से इस कैंपेन की शुरुआत की है। इस दौरान कांग्रेस के 138 साल पूरे होने पर लोगों से ये अनुरोध किया गया है कि 138 रुपए, 1380 रुपए, 13,800 रुपए जैसी राशि कांग्रेस को मजबूत करने के लिए कांग्रेस के खाते में डालें। और इस बीच वाराणसी में हलचल बढ़ गई है। एएसआई की टीम वाराणसी कोर्ट पहुंच गई है। सीधे आपको वहां की तस्वीरें दिखाएंगे। कोर्ट में पेश होगी आज ज्ञानवापी सर्वे की रिपोर्ट। अब से कुछ देर पहले एएसआई की टीम पहुंची है और थोड़ी ही देर में एएसआई पेश करेगी सर्वे की रिपोर्ट। 100 दिनों तक ये एएसआई का सर्वे चला है। अलग अलग तकनीकों का इस्तेमाल कर सर्वे की रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। विपिन का रुख करेंगे, वाराणसी में मौजूद है। विपिन, क्या अपडेट? हम लोगों ने जो कल्पना किया था कि भाई परिसर, जो भौतिक परिसर, जो परिसर है वो जो मैं आपको रोक रहा हूं सर, एक बार हम लाइव पर आपसे बात कर रहे हैं। एक बार जरा अपना परिचय बताइए। सुभाष नंदन चतुर्वेदी, हिंदू पक्ष के। देखिए प्रतिमा, मेरे साथ सुभाष नंदन चतुर्वेदी जी हैं जो कि हिंदू पक्षकार के वकील हैं और इस पूरे मामले में कोर्ट के परिसर के अंदर मौजूद है। चूंकि कोर्ट के परिसर के अंदर एएसआई की टीम आ चुकी है रिपोर्ट लेकर, लंच के बाद इस रिपोर्ट को सबमिट करना है। क्या होगा इस रिपोर्ट में, इसी मसले को लेकर इनसे बात करते हैं। चतुर्वेदी जी ये बताइए, लंबा इंतजार, 92 दिनों से ये पूरा सर्वे चल रहा है, 4 बार एक्सटेंशन मिल चुका, आज अब फाइनली रिपोर्ट सबमिट हो रही है। क्या उम्मीद, क्या आशंका, क्या संभावना व्यक्त कर रहे हैं आप? देखिए, उम्मीद ही नहीं, हमें पूरा विश्वास है कि सारे साक्ष्य प्रमाणों के साथ एएसआई कोर्ट में दाखिल करेगी और वो हमारे पक्ष में होगा, क्योंकि सारे साक्ष्य ये परम सत्य है कि वो परिसर जो है आदि विश्वेश्वर का रहा है। एक आक्रांता ने 1669 में तोड़कर मस्जिद का स्वरूप देने का प्रयास किया है। इसलिए हमें पूरा विश्वास है कि हमारे वो परिसर हमारा था, है और रहेगा, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। और आज एएसआई जब अपने सर्वे रिपोर्ट को दाखिल करेगी तो हमारे लिए स्वर्ण ये। और देखिए, लगातार हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से आज थोड़ी देर में एएसआई पेश करेगी ये सर्वे की रिपोर्ट। कोर्ट में पेश करनी थी आज ये सर्वे की रिपोर्ट और कोर्ट में करीबन बताया जा रहा है कि 100 दिनों की सर्वे रिपोर्ट को 4 बार एक्सटेंशन मिला है और उसके बाद आज कोर्ट में ये रिपोर्ट पेश की जाएगी। हमारे संवाददाता विपिन चौबे लगातार वहां पर मौजूद हैं। वो हमें बता रहे थे कि 2 बजे के बाद यानी लंच के बाद, ब्रेक के बाद कोर्ट में ये पेश किया जाएगा और उसके बाद ही कोर्ट इसमें आगे की कार्रवाई करेगी। और देखिए, लगातार हम आपको बता रहे हैं कि 27 जुलाई को इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसला सुरक्षित रख लिया था। 3 अगस्त 2023 को हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी। सर्वे 4 अगस्त को दोबारा से सर्वे शुरू किया गया। वो सारी बातें सही है, लेकिन आज रिपोर्ट सबमिट हो जाएगी। रिपोर्ट की कॉपी की मांग करेंगे आप? बिल्कुल। क्या उसको रिव्यू करेंगे? कितना आपको लगता है कि जो आपके दावे हैं वही दावे सच साबित होंगे, या आपको लगता है कि रिपोर्ट में उसके उलट चीजें आ सकती हैं? प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। हमें 1992 के सर्वे मिल रहे हैं, हर पल हर क्षण रहे हैं, जो शंख चक्र गदा त्रिशूल ओम स्वस्तिक चिन्ह मिले हुए हैं, और उसी को जब वैज्ञानिक प्रणाली से जो थे वो तो मिलेंगे ही, लेकिन जो भूतल में 25 फीट नीचे थे, हमारे जो है हनुमान जी के कटे हुए हाथ थे, गणेश जी कटे हुए हाथ थे, पाषाण शिलाखंड थे, 16वीं 17वीं शताब्दी के सिक्के जो मिले हुए हैं, और तो जो फारसी लिपि में शिलापट्ट मिले हुए औरंगजेब के फरमान का, वह क्या साक्ष्य नहीं होता? सारे के सारे साक्ष्य यहाँ पर आज सर्वे मिलने जा रहा है, और इसको मुस्लिम समाज ये चाहता है कि सबको मालूम ना हो जाए। जैसे ही न्यायमूर्ति जिला जज डॉक्टर ए के विश्वेश जी के पटल पर आएगा, मुस्लिम समाज एप्लीकेशन ये दिया कि इसको जाहिर नहीं किया जाए। क्यों नहीं जाहिर किया जाए? आगे फर्दर जो आप कह रहे हैं, अगर ये बात सच भी साबित हो जाती है तो फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा आपका?
बिल्कुल बहस होगी और उसके बाद सारे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगली खबर का रुख भी कर लेते हैं। बेलगावी मामले पर बीजेपी की कमेटी ने बीजेपी अध्यक्ष को रिपोर्ट सौंप दी है। जी हां, कर्नाटक के बेलगावी में आदिवासी महिला को निर्वस्त्र कर घुमाने का मामला था, जिसमें बीजेपी की महिला सांसदों ने इसका दौरा किया और अब ये रिपोर्ट जेपी नड्डा जी को सौंप दी गई है। और देखिए, लगातार हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से बेलगावी में, कर्नाटक के बेलगावी में आदिवासी महिला को निर्वस्त्र कर घुमाने के मामले में ये रिपोर्ट पेश कर दी गई है। और इस कमेटी में एक पूरी महिला कमेटी को गठित किया गया था, जिसने ये रिपोर्ट अब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को सौंप दी है। और इस मामले पर हमारे संवाददाता आनंद प्रकाश पांडे भी हमारे साथ जुड़ गए। आनंद, देखिए, रिपोर्ट तो सौंप दी गई है, लेकिन रिपोर्ट में क्या कुछ है, इसकी जानकारी क्या मिल पाई है? जी बिल्कुल, जो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 4 सांसदों की कमेटी बनाई थी, वो बेलगावी गई थी। वहां पे जाकर उन्होंने उस महिला से मुलाकात की थी, उसके परिवार वालों से मुलाकात की थी, उनका पूरा दुख दर्द जाना था। और इस रिपोर्ट में जो कर्नाटक सरकार की जो कार्यशैली है उसको लेकर सवाल उठाया गया और किस तरह से वहाँ पर महिलाओं की को लेकर, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जो बुरे हालात है उसकी जानकारी इस रिपोर्ट में प्रतिनिधिमंडल ने तैयार कर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को दी है। और उस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि पहले तो पुलिस ने काम नहीं किया और जब हाईकोर्ट ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए जब तीखी टिप्पणी की तो उसके बाद वहां की जो कर्नाटक पुलिस है वो हरकत में आई और उसके बाद जो इंस्पेक्टर था उसको सस्पेंड किया गया और जो आरोपी है उनको फिर पकड़ा गया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लगातार हमारे संवाददाता आनंद प्रकाश पांडे बता रहे थे कि रिपोर्ट में कई खामियों के बारे में जिक्र किया गया है। आगे बढ़ते हैं। संसद सुरक्षा चूक मामले पर आज भी सदन में हंगामा देखा गया है। स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि देश की जनता इस तरह के हंगामे और शोर शराबे को पसंद नहीं करती। पूर्व में भी जब कभी सदन में घटनाएं घटी है तो ये क्षेत्राधिकार संसद सचिवालय का आता है, जो सुरक्षा के व्यापक इंतजाम है और व्यापक इंतजाम करेंगे। जहां सरकार का सहयोग लेना हुआ सरकार का सहयोग भी लेंगे। जो कुछ भी जिम्मेदारी है वो मेरी है, संसद सचिवालय की है। मैं आपकी चिंताओं को समझता हूं, लेकिन ये चिंता सबकी है। संसद की सुरक्षा चूक मामले पर लोकसभा में आज भी हंगामा देखा गया। स्पीकर ओम बिरला की अपीलों का भी विपक्ष पर कोई खास असर नहीं पड़ा। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने भी विपक्ष के आचरण पर चिंता जताई। चर्चा करना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण बिल भी है, वो भी कुछ विषय उठाते तो हम सबके चर्चा के लिए तैयार है सर। तो इस तरीके से हंगामा खड़ा करना, जब आप इतने बार बार निवेदन कर रहे हैं, आपने सब एमपीज को लेटर लिखा है, इसलिए मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, ये जो प्लेकार्ड लाए हैं इसको विथड्रॉ करके, क्योंकि महत्वपूर्ण चर्चा है, चर्चा के लिए है सदन। भारत नेपाल सीमा पर बसे गांव में अक्सर लालच देकर धर्म परिवर्तन के आरोप लगते रहे हैं। इस बीच विश्व हिंदू परिषद ने 200 परिवारों को हिंदू धर्म में वापसी करवाने का दावा किया है। हवन, पूजा पाठ, वैदिक मंत्रोच्चारण, जयकारे और फिर नाचते गाते लोग। तस्वीरें नेपाल भारत सीमा पर बसे गांव की हैं। नेपाल में बड़े पैमाने पर हिंदू का धर्म परिवर्तन की खबरें सामने आती रही हैं। ऐसे में विश्व हिंदू परिषद की तरफ से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच लोगों को हिंदू धर्म में वापसी करवाई गई। इस दौरान काफी संख्या में महिलाएं भी नजर आई, जिनका कहना था कि उन्होंने लालच की वजह से दूसरे धर्म को अपना लिया था, लेकिन अब वो फिर से हिंदू धर्म में आकर खुश हैं। वहीं विश्व हिंदू परिषद के सदस्य श्रीकांत त्रिपाठी ने कहा कि आगे भी हिंदुओं की घर वापसी करवाई जाएगी, क्योंकि लालच देकर नेपाल में बड़े स्तर पर धर्मांतरण का खेल चल रहा है। ये सारे कुल देवताओं का गौरव इनका बढ़े, इनका जस ख्याति हो, इसी के लिए इन लोगों ने फिर से अपने हिंदू धर्म में वापस आए, पूरा का पूरा लोग, और सभी ने कहा कि नहीं, हमारा धर्म सर्वश्रेष्ठ है। और देखिए, इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां पर दिल्ली में मिनी बस से एक शख्स को घसीटा गया। लाजपत नगर से आश्रम तक इस शख्स को घसीटा गया। आरोपी की तलाश में इस वक्त दिल्ली पुलिस है। ये तस्वीर आप देखिए, ये मिनी बस इस वक्त आपको नजर आ रही है, जिसकी बोनट पर किस तरह से शख्स लटका हुआ है। बीती रात 9:30 बजे की घटना है। पुनीत हमारे साथ जुड़े हैं। पुनीत, पहले तो ये बताइए शख्स की हालत कैसी है और बीती रात 9 बजे की घटना, अभी तक क्या एक्शन लिया गया है मामले में?
देखिए वीडियो अपने आप में बेहद खतरनाक है किस तरीके से जो मिनी बस है इसके आगे बोनट पर ये शख्स लटका हुआ है और तकरीबन 9:30 बजे के आसपास से लाजपत नगर जो कि काफी दूर बैठता है वहां से खींचता हुआ आश्रम के पास तक वो लेकर के स्पीड में जा रहा है। कई किलोमीटर की दूरी पर तक ये गाड़ी उसको घसीटते हुए लेके जाती है और उसके बाद जब गाड़ी स्लो होती है तो वो शख्स उस गाड़ी से कूद करके अपनी जान बचाता है। चोट नहीं लगी है, लेकिन फिलहाल ये वीडियो सामने आने के बाद जो पुलिस है उस तफ्तीश कर रही है। चूंकि शख्स ने नंबर नोट नहीं किया था, लेकिन अब नंबर पुलिस के सामने आ चुका है और अब उसी वीडियो के जरिए गाड़ी चालक के खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर रही है और उसकी अभी तलाश कर रही है। तो चलिए, पुलिस इस वक्त जो गाड़ी का चालक है मिनी बस का, उसकी तलाश कर रही है। गनीमत यह रही कि इस शख्स को ज्यादा चोटें नहीं आई हैं। शुक्रिया आपका।